इसराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता। I love Israel. एक क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं इस सब का सोर्स क्या है? ये सब लाते कहाँ से हो? कोहिस्तानी भाई, इसका सोर्स क्या है? कि आखिर हमारी इन सारी बातों का सोर्स क्या है? ये है हमारा सोर्स, बल्कि ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री का सोर्स यही किताबें हैं। तारीख तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून और भी बहुत सारी किताबें हैं। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इन्हीं किताबों को इस्लाम की हिस्ट्री समझा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर इस्लाम की हिस्ट्री के इन किताबों का सोर्स क्या है, और ये सारी बड़ी बड़ी बुक्स आखिर आई कहां से? इन बुक्स और इनके लिखने वाले स्कॉलर्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके पहले खलीफाओं ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर सहाबा अब भी जिंदा थे और उन्हें इस्लाम की सारी हिस्ट्री का पहले से पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सहाबा दुनिया से जाने लगे, मुसलमानों की नई जनरेशंस इस्लाम की हिस्ट्री को बदर, ओहद, खंदक जैसी जंगों को भूलने लगे, और कुछ यंग लोग तो इस्लाम के हीरोज जैसे खालिद बिन वलीद और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर रोमन और पर्शियन एम्पायर के हीरोज हरक्यूलिस और रुस्तम से इंप्रेस होने लगे। अब इस यंग जनरेशन को इस्लाम के हीरोज की याद दिलाने के लिए पहली बार मुसलमानों के एक बहुत बड़े खलीफा ने काम शुरू किया, जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते उस जमाने के एक बहुत बड़े स्कॉलर इब्ने शहाब अज़-ज़ुहरी को अपने पास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि मेरी इस खिलाफत में मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हर जगह जाकर लेक्चर्स दो। अब उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में दुनिया के आखिरी कुछ ही सहाबी जिंदा थे, तो इब्ने शहाब ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सीखा और उसे आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान हमारे इन ग्रेट हीरोज को भूल जाए। और इनके इन्हीं में से दो स्टूडेंट्स को आज पूरी दुनिया जानती है, इब्ने इसहाक और इमाम मालिक। जिसके बाद इब्ने शहाब ने इस्लाम की तारीख की सबसे पहली किताब लिखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किताब पूरी की, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद कर दिया गया, और उमर बिन अब्दुल अजीज के शहीद होते ही उसके सिर्फ 30 साल बाद पूरी बनु उमैया की हुकूमत टूट गई, और बनु उमैया के साथ साथ इब्ने शहाब की लिखी हुई इस्लाम की तारीख की पहली किताब भी दुनिया से गायब हो गई। अब बनु उमैया की खिलाफत तो दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। अब अब्बासी खिलाफत में भी बनु उमैया की तरह बहुत सारी खराबियां थी, लेकिन उनमें एक बात ऐसी थी जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब्बासी इल्म, नॉलेज से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ तक कि एक अब्बासी बादशाह ने रोमन एम्पायर से एक बहुत बड़ी जंग सिर्फ अफलातून की एक किताब के बदले में खत्म कर दी थी। अब्बासी खिलाफत के बादशाह मंसूर ने बनु उमैया के कैपिटल को खत्म करके दुनिया में मुसलमानों का एक नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और उसके अंदर उसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे आगे जाकर बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम का नाम मिला। ये लाइब्रेरी बनाते अब्बासी बादशाह मंसूर ने उसी इब्ने शहाब अज़-ज़ुहरी के स्टूडेंट इब्ने इसहाक को अपने पास बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ और इस्लाम की हिस्ट्री पर दोबारा एक किताब लिखो, लेकिन कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक उसमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री होनी चाहिए। इब्ने इसहाक ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मंसूर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों की पहली कंप्लीट तारीख लिखी। ये हदीस की किताब नहीं बल्कि एक हिस्ट्री की किताब थी। लेकिन आज इब्ने इसहाक की ये इम्पोर्टेंट बुक भी दुनिया से गायब हो चुकी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों ये सारी किताबें दुनिया से गायब हो रही थी? क्योंकि अब तक मुसलमानों को पेपर की टेक्नोलॉजी का पता नहीं था
और ये सारी किताबें पुराने जमाने के एक बहुत ही महंगे मटेरियल पपायरस पर लिखी जाती थी, जिसे मुसलमान इन छोटे छोटे पत्तों को मिलाकर बनाते थे, जो पेपर के मुकाबले में एक बहुत ही मुश्किल काम था। पेपर की टेक्नोलॉजी उस जमाने में दुनिया के सिर्फ एक ही मुल्क में थी, मुसलमानों की खिलाफत से बहुत दूर, चाइना। और पेपर की इस टेक्नोलॉजी को चाइना के बादशाहों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि अब्बासी खिलाफत के आते ही कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों और चाइनीज एम्पायर की सबसे बड़ी जंग, जिसमें मुसलमानों की फौज ने आसानी से पूरी चाइनीज फौज को क्रश कर दिया और हजारों चाइनीज सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया। अब कहा जाता है इन्हीं चाइनीज कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह पता था, और यहाँ से मुसलमान पहली बार इन चाइनीज कैदियों से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सीखने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना पता नहीं था, लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया, जिसका नाम था हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी, और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद बनाई गई थी। अब इसी पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब होने की टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में मौजूद हैं। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या मेसी की होती है। Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again. He's superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, और पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से इब्ने हिशाम की ये किताब आज तक हमारे पास पड़ी हुई है। बल्कि इस किताब का नया वर्जन आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। ये इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब है। अब इब्ने हिशाम के बाद हर तरफ इस्लाम की हिस्ट्री पर किताबें लिखी जाने लगी, जिसमें इस्लाम की नेक्स्ट हिस्ट्री की किताब अल वाक़िदी ने लिखी। ये है वाक़िदी की किताब, लेकिन आज बहुत सारे स्कॉलर्स वाक़िदी की कुछ बातों को सही नहीं समझते, जिसके बाद वाक़िदी के स्टूडेंट ने भी एक किताब लिखी, तबक़ात इब्ने साद, जिसमें उसने सारे सहाबा की स्टोरीज लिखी। और आखिर इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई कि अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा भी पता है तो इस किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा, और इस किताब का नाम है तारीख अत-तबरी। ये है तारीख अत-तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और बगदाद के एक स्कूल में 10 दीनार की सैलरी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। लेकिन ऐसा ऐसा जब लोगों को इमाम तबरी की इंटेलिजेंस का पता चला, कहा जाता है एक बार उनके स्कूल ने खुश होकर उनके सामने गोल्ड दीनार्स का एक खजाना रखा। लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख अत-तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया, और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया।
और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। फलस्तीन दोबारा फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अस्साकिर, जो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 वॉल्यूम्स हैं। इमाम इब्ने अस्साकिर दमिश्क के स्टूडेंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री सिखाया करते थे और उन्हें बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान फलस्तीन दोबारा जरूर फतह करेंगे। इमाम इब्ने अस्साकिर के इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक ने आगे जाकर फलस्तीन फतह भी किया, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो 2 लाख की फौज लेकर फलस्तीन को दोबारा फतह करने के लिए रवाना हुआ। बाय द वे, जब सलाहुद्दीन फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, उसी दौर के बगदाद में एक बहुत ही अजीब किताब लिखी गई, जिसका नाम था फज़ाइले यजीद। इस किताब में यजीद को इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था और ऐसा दिखाया गया था कि यजीद से ज्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। और ये किताब इतनी फेमस हुई कि कुछ मुसलमान वाकई में यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। लेकिन जैसे ही इस किताब की खबर उस वक्त के सबसे बड़े सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जोजी तक पहुंची, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मुसलमान यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। जिसके बाद इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी और यजीद को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब यहाँ ये सब हो रहा था, वहां सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया और मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिसकी वजह से आज तक सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाहुद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब, जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान बादशाह की कहानी भी लिखी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। मतलब इब्ने असीर के दौर में मुसलमान फलस्तीन, इंडिया, हर तरफ सिर्फ जीत रहे थे। लेकिन इस किताब के बिल्कुल आखिर में मुसलमानों की असल तबाही का वक्त शुरू होता है और मुसलमानों को तबाह करने वाले बादशाह का नाम था चंगेज खान। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुछ ही अरसे बाद चंगेज खान मंगोलिया से मुसलमान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके हर मुसलमान सिटी को जलाने लगा। और ये इलाके फतह करते करते आखिर चंगेज खान का पोता हलाकू खान इस्लामिक गोल्डन एज के सेंटर बगदाद तक पहुंचा। कहा जाता है इस वक्त तक इस्लामिक गोल्डन एज इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग साइंस और नॉलेज को छोड़कर एक दूसरे के साथ अजीब अजीब बातों पर बहस करते थे। मतलब जब हलाकू खान तेजी से बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, बगदाद के अंदर मुसलमानों की ये बहस चल रही थी कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसी रोटी खाया करते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी की आपस की बहस। और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल हुई और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में
एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी। इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा, और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल बिदाया वन निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून, और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान नहीं बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दी, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ किताबें लिखी जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0, मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था। और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अल बैरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो दा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। सब्सक्राइब।